के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं 40 पर दूसरे नंबर की पार्टी के साथ बीजेपी बनती दिखाई दे रही है, लेकिन अनाउंसमेंट तो ये हुआ था कि मेयर होगा बीजेपी का। क्या लग रहा है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, बड़ा ही उत्साह है हम लोगों के कैंप में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे देश को कि हैदराबाद की जनता ने मन बना लिया है। जनादेश हमें ही मिलेगा, जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। थोड़ी देर और इंतजार करिए, बहुत अंतर नहीं है। मैं आपके माध्यम से स्क्रीन पे देख सकता हूँ 10-12 का अंतर है, लेकिन दुख तो मुझे अपने कांग्रेस के मित्र के लिए हो रहा है जो कि लगभग सिंगल डिजिट में सिमट के रह गई है। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बार बार हैदराबाद में ये कहा कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पे, वहां पे सड़क पे, पानी पे, कितना बड़ा वहां पे बाढ़ का मामला आया था, पूरा का पूरा टेक सिटी बर्बाद हो गया था। प्रकाश जी, लेकिन उसके ये बावजूद सिविक इश्यूज तो उठे ही नहीं नगर निगम चुनाव में। इस बार तो एजेंडा कुछ अलग ही था। इस बार तो हैदराबाद का नाम बदलने की बात करी जा रही थी। इस बार तो ये कहा जा रहा था कि हाँ, वहां से हम रोहिंग्या का मुद्दा उठाएंगे, वहां से हम सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाएंगे। तमाम मुद्दे ऐसे आए, लेकिन सिविक मुद्दा कोई नहीं आया। और आपसे मेरा ये भी सवाल होगा कि खुशी इस बात की ज्यादा है कि 4 से 40 तक पहुंच रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक, या फिर AIMIM को थर्ड पार्टी बना दिया है, इसकी ज्यादा खुशी है? नहीं, देखिए देखिए ऐसा है कि हमारे कुछ नेता जहां पे कैंपेन कर रहे थे, अगर आप उन सभी भाषणों का, उन सभी स्पीचेस का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करिएगा, तब आप बता पाएंगे कौन सा मुद्दा हावी रहा था। हैदराबाद की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और मुझे ये अभी जो ट्रेंड आया है उससे साफ रूप से पता चल रहा है। लेकिन देखिए, हर बार हर चुनाव में कुछ वक्रवरता होती है, कुछ मुद्दे होते हैं, सब चीजों का समन्वय और सामंजस्य से चलता है। लेकिन अंततोगत्वा जो जनता का मैंडेट है वो मैटर करता है। और लोगों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि हैदराबाद को टेक सिटी, मॉडर्न सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार एक डबल इंजन की जो बात हम बिहार में करते थे, वही हैदराबाद में करने की बात है। एक समन्वय के साथ सरकार बने, बाढ़ आया, पूरा टेक सिटी बर्बाद हो गया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री फार्म हाउस में थे। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि वो अपने सचिवालय से निकले ही नहीं अभी तक। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कोई ऐसा नेतृत्व जो सिर्फ परिवारवाद में, वंशवाद में विश्वास रखता है। अब लोकतंत्र में किसी के पास भी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए, हमें ये आतिफ बात रसूल अभी हमारे साथ आएंगे, उनसे से जवाब लेंगे इस पर। लेकिन अनिल जी, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? बड़ी तस्वीर से आप हर जगह से गायब होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा फील्ड पे रही है, फील्ड पे रहेगी। जिस तरह से अभी बीजेपी के नेता बात कर रहे थे, वो जब कैमरा के सामने आते हैं तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर इनका सारा चुनावी प्रचार का अगर हम कैंपेनिंग देख लेते हैं, उनके मुद्दे पे कहीं पे भी डेवलपमेंट का, कहीं पे भी उनका नाम और निशान नहीं था। वहां पे आए, वहां पे आके लोगों को भड़काने की काम किया। एक तरफ MIM, दूसरी तरफ बीजेपी ने सारा हैदराबाद का माहौल खराब करने का कोशिश किया है। आज इस तरह से नहीं, अभी लेकिन आप लोग डेवलपमेंट की क्यों बात फेल रही हो है। गए? जो निकाय चुनाव के मुद्दे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने में आप लोग क्यों फेल हो गए? अगर बीजेपी जिन मुद्दों की बात कर रही है उनसे अगर आप इत्तेफाक जनता नहीं रखते, तो साफ सफाई का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, इन मुद्दों को उठाने में आप लोग क्यों फेल हो गए? आप एक बात पे ध्यान देना है। हैदराबाद का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस के आयाम में हुआ है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है। चाहे जो भी मेयर पिछले डेवलपमेंट की बात अगर हम देखेंगे, सारा जो भी हैदराबाद में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के आयाम में और कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ। ये TRS के लोग आके सिर्फ खाली जो भी अगर है आपके तो दौर में थोड़ा बहुत हुआ फोटो होता, खींचते अनिल जी, करके। आपके दौर में हुआ होता तो आज आपकी ये स्थिति होती। और आप बार बार बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने तो पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने गृह मंत्री को वहां पर भेजा, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां पर भेजा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पर भेजा, पूरी तरीके से वहां ताकत झोंक दी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा प्रचार के लिए? आप एक बात पे ध्यान देना है, बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि वो चाहते हैं कि हैदराबाद में फिर एक बार माहौल बिगाड़े, एक जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें वो लोग कामयाब हो चुके हैं। उनका मकसद ये था कि चुनाव से ज्यादा यहाँ पे माहौल बिगाड़ो, इसका फायदा हम वेस्ट बंगाल में ले सकते हैं, चाहे दूसरे प्रदेश में जहाँ पे भी चुनाव हो रहे वहाँ पे फायदा लेने के लिए यहाँ पे उनका मकसद हैदराबाद में था। गुरु प्रकाश जी, जवाब दीजिए। अनिल भाई, माहौल बिगाड़ना मकसद था बीजेपी का। अनिल भाई, देखिए, आप युवा नेता हैं, आप युवा नेता हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि भाई आपके संगठन की क्या स्थिति है। और बार बार ये क्यों कहना कि चुनाव सरल चुनाव है, चुनाव सिंपल चुनाव है। देखिए, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd और 74th अमेंडमेंट जाके पढ़िए एक बार। हमारे देश में 3 टायर ऑफ गवर्नेंस की व्यवस्था है। केंद्र का चुनाव है, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा है, प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। गांव में पंचायत के माध्यम से, शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से। हर चुनाव को उसी श्रद्धा से, उसी शिद्दत से लड़ना है।
और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो बार बार मैं सुबह से सुन रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने इतनी ताकत की, जो कि क्यों ना झोंके भाई, लोकतंत्र में किसी को मना ही है क्या? अनिल जी आपकी नेता क्यों नहीं आए? आपकी गठबंधन के साथी शिवानंद तिवारी बिहार में वो कहते पिकनिक मना रहे थे। देखिए आपके लिए तो विधानसभा, ठीक है, अनिल जी इस पे जवाब देंगे। ठीक है, अनिल जी इस पे जवाब देंगे, लेकिन पहले हम एक बार हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। आशीष पांडे हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। आशीष देखिए, अभी भी फाइनल नतीजों का तो इंतजार करना पड़ेगा और रुझानों में तस्वीर बार बार बदलती हुई भी दिखाई दे रही है। फिलहाल टीआरएस लीड कर रही है, लेकिन बीजेपी का नंबर 2 पर भी मौजूद रहना ये जरूर दिखाता है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए संभावनाओं के कई दरवाजे खुल गए हैं राजनीति में। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम रुझानों की बात करें तो 150 में से अभी 118 जो डिवीजन्स हैं, वार्ड्स हैं, उनके ही रुझान हमारे सामने आए हैं। इन रुझानों से 118 जो डिवीजन्स हैं उनके रुझानों में टीआरएस आगे चल रही है, बीजेपी उनसे थोड़ी सी पीछे चल रही है। एमआईएम ने अभी तक के रुझानों के हिसाब से और कुछ नतीजों के हिसाब से उन्होंने एटलीस्ट 4 सीटें एमआईएम ने हासिल की हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस यहां पर बढ़ रहा है, पिछले 2016 के चुनाव में इनके पास 4 सीटें थी और वोट शेयर मात्र 10% था। अभी ये आंकड़ा 20 के को अगर हम रुझानों की बात करें तो 20 के ऊपर का है और वोट शेयर में भी वृद्धि हो रही है। 10% के वोट शेयर से लेकर बीजेपी जितनी भी ज्यादा आगे जाती है वो उनके लिए विन विन सिचुएशन ही होगा। हमें यह समझना होगा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी के का वोट शेयर बढ़ता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इसी जो टारगेट को अचीव करने के लिए बड़े बड़े कद्दावर नेता और बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नतीजे आ जाएंगे, कब तक तस्वीर साफ हो सकेगी? क्योंकि अभी तक तो हम रुझानों में ही अटके हुए हैं। कब तक आ जाएंगे फाइनल रिजल्ट्स? जी अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की बात करें तो शाम के बाद के आसपास में 5 से 6 बजे के आसपास में हमें करीब करीब पिक्चर क्लियर होती नजर आएगी। घोषणा होते होते और 7 और 8 बजे बज जाएंगे, शाम के 7 और 8 बज जाएंगे। लेकिन हाँ 5 से 6 बजे तक हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आती रहेगी। अभी जो रुझान है वो 150 में से 118 सीटों के ही रुझान हमारे सामने हैं यहाँ पे। जी आशीष, एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि जब मुद्दों की अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनसे मुद्दों पर बात हो रही थी, निकाय चुनाव में जो मुद्दे उठने चाहिए उससे इतर राष्ट्रीय मुद्दे से भी ज्यादा बढ़कर अगर ये कहें ध्रुवीकरण वाले मुद्दे जो है वो छाए रहे इस चुनाव के दौरान। कितना जनता को इन्होंने प्रभावित किया? क्योंकि आप जब लोगों के बीच मौजूद थे, साफ सफाई का मुद्दा, सरकारी स्कूलों का मुद्दा, लाइट्स का मुद्दा, पार्क्स का मुद्दा, क्या ये कहीं पर भी आपको लेयर्स पर, सतह पर नहीं दिखाई दिया? जी अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे खास तौर पे हैदराबाद में पिछले महीने में जो भारी बरसात हुई, उसके बाद जो फ्लडिंग हुई, उससे जो करीब करीब 60,000 परिवारों के घर तबाह हुए, जो उनको मुश्किल हुई, वो एक मुद्दा था। उसके अलावा सुरक्षा और सफाई तो मुद्दा थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम को टारगेट किया, असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद है, एमआईएम पार्टी के मुखिया, उनको टारगेट किया। ये मुद्दे जो हैं, जो कम्युनल एजेंडा था, कम्युनल मुद्दा हो, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, बात भाग्यनगर और हैदराबाद का नाम बदलने की हुई। आशीष गुरुप्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं लगातार। गुरुप्रकाश जी, कोई तो वजह होगी जो आप इतना ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि आप ही का मेयर आएगा? क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? हम लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है मीनाक्षी जी, और क्या, जनादेश जो है, जनता का आशीर्वाद है, हम लोगों को प्राप्त होगा। वो ग्राउंड पे काम करने के बाद आपको नब्ज पता चल जाता है। एक न्यूज होता है जो आप लोग चलाते हो और एक नब्ज होता है जो हम कार्यकर्ताओं को पता होता है। और इस बार हैदराबाद के जीएचएमसी के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जगह जगह घर घर घूमे इतने दिनों से, ठीक है, प्रीपोल करने के बावजूद हम लोगों ने पूरा बलपूर्वक के चुनाव लड़ा है और हम लोग आश्वस्त हैं। बहुत अंतर नहीं है, मैं आपकी टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, 10-15 का अंतर है। वो थोड़े समय तक आप देखिए स्पष्ट हो जाएगा। और हैदराबाद की जनता जो है, इस बार उन्होंने ठान लिया है कि वंशवाद को, परिवारवाद को, कुशासन को हराना है और सुशासन को दोबारा स्थापित करना है। प्रकाश जी, स्टूडियो में 2 एंकर हैं आज, नेहा भी है, मैं भी हूँ मौजूद। अनिल जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, जो बात यहाँ पर अभी हमारे संवाददाता भी उठा रहे थे कि बीजेपी ने किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाई है, एक चर्चा तो इस पर भी चलेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाना बंद कर देगी कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? ये आरोप नहीं, हकीकत है। जिस तरह से हैदराबाद का माहौल है,
आपको जानना चाहिए, जैसे अभी अभी हमारे एंकर वहां से को बताया कि जिस तरह से पूरा वहां पे फ्लड का सिचुएशन था, कहीं ना कहीं पूरा हैदराबाद का जो पुराना शहर का वोटर है नाराज हो चुके था। उसको कुछ करने के लिए, पूरा पोलराइज करने के लिए ये सारा बीजेपी का जो भी साथ पूरे जितने लीडरशिप वहां पे आए, सिर्फ और सिर्फ एक साथ में एमआईएम का भी वोट बैंक पूरा सिक्योर हो जाए, साथ में बीजेपी का भी फायदा है। अभी हमारे साथी जो नहीं, पिछली बार ओवैसी जी की पार्टी नंबर 2 की थी, इस बार नंबर 3 पे खिसकती हुई दिखाई दे रही है ना, क्योंकि बीजेपी आ गई फ्रंट लड़ाई में। सारा रिजल्ट बाहर आने दीजिए, 8 बजे तक आपको पता चल जाएगा नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन किसका साथ दे रहा था, कौन किसके साथ। नहीं, बी टीम कैसे है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बी टीम कैसे है? बी टीम वही तो बताने की मैं बता रहा हूँ। बी टीम ऐसे है कि जिस तरह के अभी हालात है वहाँ पे कहीं ना कहीं सारा वोटर जो हैदराबाद पार्लियामेंट का है कहीं ना कहीं नाराज है। तो नाराजगी दूर करने के लिए सारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहाँ पे आके प्रचार किया है। उसके वजह से सारे बीजेपी मतलब एक पोलराइजेशन हुआ है। पूरा हिंदू मुस्लिम का जो पूरा मार्केटिंग किया है, पूरा भाग्यनगर का बात हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक का बात हुआ है। अगर यही बीजेपी, एक सेकंड, अगर यही बीजेपी के नेता वहाँ पे आके ये बोलते थे कि हम ताला ने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं, इतने किसानों को हम लोग मदद करें, तो हम लोग वहाँ पे प्रचार डेवलपमेंट का बात करते थे, अच्छी बात थी। लेकिन वहाँ पे आके ये लोग आके क्या किए, उन लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात किए, जिन्ना की बात करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझान लगातार आ रहे हैं सबके सामने और टीआरएस बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जारी है। चलिए आपको दिखा देते हैं कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है कौन इनका पक्ष लेता है। नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। फ्रेंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस। व्हाई दिस municipal elections is of national importance. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर है वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। एस्टॉनिश्ड, मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द लीडर। It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, Hyderabad गली है और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन। एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार। एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो। एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को बढ़ाओ।
बताइए, ये सारी पार्टियां परिवार को बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं? एक परिवारवाद का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे बाहर और अछूती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों की पार्टी है और लोगों से निकल करके आगे बढ़ने वाले एक साधारण परिवार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं। लीडर जो होता है वो राजा नहीं होता, लीडर कस्टोडियन होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का काम करने का काम पकड़ा हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है? फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। जो लोग आज भी निजामशाही के कच्चिन्ह का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। Every single illegal person inside the country will be removed out. There is no doubt about it. Let OIC not live in his Disneyland, dreamland. Every single illegal Rohingya that he tries to protect, we will throw all of them out. सुन अकबरुद्दीन, एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे MIM पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो, समझा? एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में आन दे, तेरी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे गुजरता। इस रैबिड इस्लामिज्म MIM को वोट देना नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। MIM रोहिंग्याओं के नामों को डाल रही, अब तो अफगानियों का भी जिक्र हो गया माशाल्लाह। माने हम जो है रोहिंग्या के नाम आ गए, अफगानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए। अरे कहां ये बात साफ जाहिर कर रही है कि बीजेपी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, और बीजेपी इस बल्दिया के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुकी है इंशाअल्लाह। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है, उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी, सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये मुल्क किसी की एक की बाप की जाति नहीं है। एक TRS और MIM are two faces of the same coin. आप ऐसे टॉस कर दो, हेड्स भी आए टेल्स भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, यही होता है। हमारी इस विशेष कवरेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। GHMC नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में रुझान पर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरी सहयोगी मीनाक्षी कानवाल भी मेरे साथ मौजूद है। 5 बजे तक पल पल की अपडेट आपके सामने होगी, लेकिन एक बार नजर मीनाक्षी डाल लेते हैं रुझानों पर, जो अभी तक 150 सीटों के 146 रुझान हम तक पहुंचे। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर TRS अभी तक के रुझानों में उभरती दिखाई दे रही है 63 पर, वहीं बीजेपी 43 पर। दूसरे नंबर की पार्टी
ये देखना होगा कि देखिए हैदराबाद बनेगा भाग्यनगर, ये मुद्दे जरूर उठाए गए, लेकिन बीजेपी का भाग्य यहाँ जरूर बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खिसक कर आ गई है नंबर 3 पर। इस वक्त 37 सीटों के साथ वो आगे चल रहे हैं, हालांकि कुछ सीटों पर नतीजे घोषित भी हो गए हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह कि दक्षिण भारत की राजनीति में क्या तेलंगाना का हैदराबाद का ये निकाय चुनाव कितना बड़ा संदेश लेकर आएगा आगे आने वाले चुनावों में भी, क्योंकि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश ये सब भी अब निशाने पर होंगे। कई राजनीतिक संभावनाओं के दरवाजे यहां से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए, टीआरएस की नेता से जब हमने बात की, अभी तक के रुझानों के हिसाब से क्या कहना था, के कविता का सुनिए। काफी गहमा गहमी का, काफी हीटेड था चुनाव प्रचार, उसके बाद से अभी आज वोटिंग काउंटिंग का दिन है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? जी, हमारे तो पहले से जो कहना था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी, ज़रूर वही निकल के आएगा। सारे एग्जिट पोल भी यही बताते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो उन्होंने ग्राउंड में काम किया है उनसे फीडबैक भी जो मिल रहा है यही मिल रहा है। तो जाहिर है आज इलेक्शन, आज रिजल्ट का दिन है, अच्छा दिन टीआरएस के लिए होगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से काम टीआरएस पार्टी ने किया है पिछले 4-5 सालों में, उसने लोगों ने उसको देखा है। सो इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में हजार बातें कही जाती है, लेकिन काम ज्यादा लोग देखते हैं। और आज लोग मुझे लगता है डेवलपमेंट के बारे में बात ज्यादा करना चाहते हैं। बीजेपी ने तो डेवलपमेंट के बारे में एक भी बात नहीं बोला, बीजेपी ने कभी भी ये नहीं बोला कि हैदराबाद के बारे में वो क्या करेंगे, पर टीआरएस को लोग जानते हैं, टीआरएस तो हमेशा ही हैदराबाद के बारे में सोचती है, तो इसीलिए लोग टीआरएस के साथ खड़े, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए मैम, भाग्यनगर की बात हुई, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, आपको लगता है उसका कोई असर वोटर्स पे नहीं पड़ेगा? देखिए, नाम बदल से कुछ नहीं होगा, तरीका बदलना होगा, काम करने का ढंग बदलना होगा, काम करने के जो प्रायोरिटीज है उसको बदलने होंगे। और टीआरएस पार्टी तो ये सब बदल चुका है ऑलरेडी और काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो लोगों को ये जो आर्ग्यूमेंट बीजेपी ने बताया, मुझे लगता है वो समझ में नहीं आया। मेरा पूरा मानना है चंद घंटे हमें इंतजार कर लेना चाहिए, पर मुझे लगता है फिर भी टीआरएस विल एमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के बाद हम मान सकते हैं, पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि वो एक ऑल अपोजिशन की मीटिंग करेंगे, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट फेवरेबल अगर आप लोगों के लिए होता तो उस दिशा में और ज्यादा आप लोग एफर्ट के साथ बढ़ेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो बाद में ही अगेन से व्हाट ही हैज इन हिज माइंड। पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आज पूरे ही देश में एक तो माहौल ऐसा है कि इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए। जो फार्मर्स की एजिटेशन अभी दिल्ली में चल रही है, इसके बारे में बात होनी चाहिए, एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में बात होनी चाहिए, नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े प्रोमिसेस बीजेपी ने किए थे नेशनल लेवल पे, जो वापस कभी उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर नहीं किया, इन सारी बातों में भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ टीआरएस पार्टी को ही नहीं, सभी को लगता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनेगा, आएगा, और जब हमारी पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा तब बताया जाएगा। देखिए मीनाक्षी, दिलचस्प ये है कि के कविता जब पार्टी बदल जाती है तो उनके सुर भी बदल गए हैं। कभी बीजेपी से ही चुनाव लड़ी थी, आज बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं, और बोले भी क्यों ना, लेकिन इनकी पार्टी को भी देखना होगा क्योंकि सिमट रही है टीआरएस। तेलंगाना में कब तक टीआरएस का वर्चस्व बरकरार रहेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 63 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि पिछली बार 99 सीट टीआरएस ने हासिल की थी। और इन्हीं तमाम राजनीतिक संभावनाओं पर कई सवाल भी खड़े होते हैं, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं आप। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी मौजूद हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस मामलों की जानकार भी हैं, और साथ ही हमारे साथ सीएसडीएस से संजय जी भी आ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, जो अभी तक की तस्वीर दिखाई दे रही है नंबर्स के हिसाब से, क्या आप परख पा रहे हैं? नतीजे कुछ ऐसे ही होंगे या बदलाव की संभावना है? काफी देर से इन आंकड़ों पर नजर गड़ाए हुए हैं और मुझे लगता है कि आंकड़े बहुत बदल नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अगर टीआरएस को देखें तो 63 से 65, 66 इस तरह के आंकड़े चल रहे हैं। बीजेपी का आंकड़ा 40 के करीब है, कभी 2-3 सीटें नीचे हो जाती है, कभी 2 सीटें ऊपर हो जाती है। मुझे लगता है कुल मिलाकर के टीआरएस करीब 60 से 65 के बीच कहीं उनका आंकड़ा जाके टिक सकता है। बीजेपी का आंकड़ा कोई 36 से 40 के बीच टिक सकता है। AIMIM पिछली बार उन्होंने 44 सीटें जीती थी, इस बार तकरीबन 37-38 का आंकड़ा है। और कांग्रेस जिसके पास 2 सीटें पहले रही थी, कांग्रेस का आंकड़ा वहीं पे सिमटता हुआ दिखाई पड़ता। मुझे लगता है स्टेबलाइज काफी कर गया है और ये जो रुझान है ये नतीजों में परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
तो ये आपका विश्लेषण है इस पूरे रुझान को लेकर, और साथ ही हमारे साथ आशुतोष भी लगातार बने हुए हैं। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से फोकस यहाँ पर बीजेपी ने रखा अपने एजेंडे को लेकर, खास तौर पर अगर ध्रुवीकरण की बात कर लें, चाहे आप हैदराबाद के नाम बदलने को लेकर बात कर लें, इन सब का कितना फायदा मिला उन्हें दरअसल? क्योंकि आज अभी जो हम नतीजे और जो रुझान देख रहे हैं, कई जगहों पर नतीजे भी आ गए हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी रणनीति में कामयाब रहे, चाहे भाग्यनगर नाम बदलने को लेकर मुद्दा हो, चाहे फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे उन्होंने वहां पर जाकर एक नगर निगम चुनाव में उठाए। नहीं नेहा, मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। इस चुनाव में अगर कोई एक सबसे बड़ा विनर है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद का वो इलाका है जहां पर अभी तक उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। पिछले बार भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब भी वो सिंगल डिजिट में थे, 4 सीटें थी जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है जी। और वहां से उठकर अगर आप 43 सीट, अगर ये आंकड़े अगर स्टेबलाइज करते, अगर इसमें 2-4 सीटें कम भी होती तो भी मैं मानूंगा कि बीजेपी इस चुनाव की सबसे बड़ी विनर है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, टीआरएस को निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तीसरा, एमआईएम को अभी ऐसा लग रहा है कि उनको कोई बहुत ज्यादा घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर 44 से आपकी सीटें 37 पे आ रही हैं तो 7 सीटें इधर की, 99 में से अगर 36 सीटें कम होती हैं तो ये जोड़ लीजिए आप, तो इसका मतलब ये कि टीआरएस का भी काफी हद तक वोट स्वाप किया बीजेपी की तरफ, और जो कुछ लोगों ने, जो कुछ जिन्होंने एमआईएम को वोट दिया था उसमें भी कुछ सीट्स जो है या कुछ वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गड़े। इसका मतलब स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता के साथ टीआरएस को लेना पड़ेगा, और अगर वो चूकेगी तो उनके लिए दिक्कत काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, हैदराबाद भी चल लेते हैं। आशीष पांडे वहां पर मौजूद हैं। देखिए आशीष, ऐसा लग रहा है कि जो ये आंकड़े अब दिखाई दे रहे हैं इनमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होगा, बहुत मेजर शायद चेंजेस अब ना हो, लेकिन वहां पर किस खेमे में आपको किस तरह के जो है हलचल दिखाई दे रही है? आशीष लगता है हमारे साथ जुड़े नहीं है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आशीष आ गए। आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दरअसल मीनाक्षी का सवाल आपसे ये कि ये जो आंकड़े, ये जो रुझान आ रहे हैं, दरअसल इनमें थोड़ा बहुत ही बदलाव संभव है। ऐसे में वहां पर आप ग्राउंड पर क्या स्थिति देख रहे हैं? आप ये बता रहे थे कि 5-6 बजे के आसपास लगभग जो फाइनल आंकड़ा है वो संभावित तौर पर आ सकता है, हो सकता है 7-8 बजे का वक्त भी लग जाए, लेकिन ऐसे में हम क्या माने, अभी जो वोटों की गिनती है उस हिसाब से इतना 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा? शायद आशीष तक आवाज नहीं पहुंच रही, पीछे बैकग्राउंड में काफी ज्यादा शोर है। संगीत रागी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संगीत जी, जिस तरीके से किशन रेड्डी को एक सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया, जाहिर तौर पर बीजेपी ने यहां पर भी एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सोचा कि जो रेड्डी कम्युनिटी का वोट है वो अपनी ओर डाइवर्ट कर सके, इसका फायदा उन्हें मिला? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि रेड्डी के कारण मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता कि यह एक संवैधानिक संस्था है, लोक पंचायती राज, ये जो लोकल चुनाव हैं, इन चुनावों को भी हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी के जो प्रतिबद्धता थी और सारे लोग जो बड़े बड़े नेता थे आकर के जो चुनाव लड़ने में जो सहयोग प्रदान किया, मुझे लगता है उसके कारण यही हुआ है। दूसरी बात, एक बड़ा नैरेटिव चल पड़ा है कि ये पोलराइजेशन है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर यदि हम इस्लामिक आक्रांताओं को मानते हैं कि वो बाहर के आए, उन्होंने लूटा, और यदि प्री इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ हम अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं तो इसे हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 1947 में इस देश का विभाजन हुआ, एक इस्लाम के नाम पर एक अलग कंट्री बना, दूसरी तरफ हम भारत के जो बचा हुआ भारत था, यदि उस बचे हुए भारत में हम यदि इस्लामिक काल से पहले के जो अपने जड़ों हैं, जड़ों की तरफ यदि हम लौटते हैं तो उसे हिंदू मुस्लिम कहकर के कॉम्युनलाइज नहीं करना चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता है, मेरा ऐसा कहना भी है। एक और बात मैं जिक्र करना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी रीजनल पार्टी के साथ अब संघर्ष शुरू हुआ है। हम लोग बातचीत में भी यही कर रहे थे कि जो पहला राउंड था, संजय जी भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे, जो पहला राउंड था भारतीय जनता पार्टी का वो कांग्रेस के साथ था।
अब कांग्रेस के साथ कुछ राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमीन क्षेत्रीय पार्टियों को दे दी। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी का सीधा राजनीतिक संघर्ष है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी जो गेन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को टीआरएस ये पर गेन देखना, हुआ है। ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस बार पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी चुनावी कैंपेन में। एक हाई वोल्टेज कैंपेन हमने देखा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तक शामिल हुए। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। ये हैदराबाद का भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। चार मीनार से बिल्कुल सटा ये मंदिर अब तक देश की निगाहों में नहीं था। चुनाव प्रचार में अमित शाह यहाँ आए और ये मंदिर हैदराबाद की हद से बाहर भी मशहूर हो गया। अमित शाह न सिर्फ यहाँ आए बल्कि रोड शो भी किया और विपक्ष पर जोरदार हमला भी। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। रुझानों की मौजूदा बिसात बता रही है कि चुनावी भाग्य किसी भी करवट बैठ सकता है। नतीजे चाहे जो भी रहे, लेकिन ये चुनाव जुबानी जंग के लिए याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा कि किस तरह प्रचार में योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलने का ऐलान कर घमासान बढ़ा दिया था। इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गाड़ा बनाने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्हों का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। यूं तो ये जंग लोकल थी, लेकिन प्रचार कितना वोकल था ये भी आपने देखा। इस चुनाव में बिरयानी पर भी बवाल हुआ तो जिन्ना का भी सवाल उठा। You vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी पलटन उतारी। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार में उतरे। किसी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉरपोरेशन के चुनाव में आ रहा है। मित्रों, पार्टी को और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, पार्टी के विकासवाद के नारे के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं और विकास को ले जाने के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि इस प्रचार युद्ध का असर क्या होता है, नतीजे क्या होते हैं। आशीष पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद, आज तक।